एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजपूताना में मराठों की प्रवेश है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ और मराठा और पिंडारी है, उन्होंने उनकी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी और धन की प्राप्ति थी और मुग़ल सत्ता के कमज़ोर होना और पेशवा बाजीराव प्रथम की जो महत्वाकांक्षा और राजपूत राज्यों की एक सैनिक दुर्बलता और राजपूत राज्यों में शासकों में आपस में जो गृह कलह है आदि कुछ कारण थे, जिसके कारण से राजस्थान में मराठों के प्रवेश का मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। तो देखिएगा, राजस्थान में मराठों के प्रवेश के लिए कई कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है वो एक प्रकार से मुग़ल साम्राज्य की जो खंडर है उन पर एक प्रकार से क्या है कि उसका लाभ उठा कर के मराठे हैं वो एक प्रकार से धन प्राप्त करना चाहते थे, अपनी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना चाहते थे। तो इस कारण से क्या है कि राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो धन प्राप्ति के लिए एक भाड़े के सैनिक के रूप के अंदर है, राजस्थान में मराठों का प्रवेश होता है। और राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो राजपूत शासकों के द्वारा ही राजस्थान में मराठों को आमंत्रित किया गया अपने उत्तराधिकार के युद्ध में वो सहायता प्राप्त करने के लिए। और यही जो उनका मराठों का सहयोग है, सहयोग प्राप्त करने की जो इच्छा थी, वही राजस्थान के अंदर है वो मराठा शक्ति का जो प्रसार है उसका है वो कारण बना। तो देखिएगा, राजस्थान में जो मराठों का जो प्रवेश है वो एक प्रकार से भाड़े के सैनिक के रूप में होता है, अर्थात जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष, जो राजस्थान के जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष हो रहा था, तो उस उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर है वो एक प्रकार से है वो भाड़े के सैनिक के रूप के अंदर है वो राजस्थान के अंदर मराठों का जो प्रवेश है वो होता है। और उत्तराधिकार के जो युद्ध है उसका प्रारंभ है वो बूंदी के उत्तराधिकार के युद्ध से है, राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो होता है। तो देखिएगा, बूंदी के उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसके बारे में आप जानते हैं, स्वाइजय सिंह के विषय में हमने चर्चा की थी कि जो बूंदी का जो शासक है वो जो बूंदी, जो कोटा बूंदी झालावाड़ का जो एरिया है, जो बूंदी है, जो कि हड़ौती क्षेत्र है वो कहलाता था। और एक प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि बूंदी के आंतरिक मामलों में एक तरह से है वो मराठों ने है वो एक्सेप्ट किया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो स्वाइजय सिंह के विषय में हमने चर्चा की थी कि स्वाइजय सिंह है वो किस प्रकार है वो आमेर की गद्दी है वो उस समय का जो तत्कालीन जो बादशाह था बहादुर शाह, वो किस प्रकार है वो जो स्वाइजय सिंह है उसको आमेर की गद्दी से वो हटा देता है, और किस प्रकार स्वाइजय सिंह है वो एक प्रकार से है वो जो देबारी समझौते के द्वारा है वो पुनः आमेर की गद्दी है को प्राप्त करने के अंदर वो सफल हो जाता है। और किस प्रकार जो स्वाइजय सिंह है वो जो मालवा का जो सूबेदारी थी उसमें प्राथमिक जो प्रथम सूबेदारी जो 1713 के अंदर फर्रुखसिंह के समय में स्वाइजय सिंह को मिली थी, उसमें वो सफल रहता है। और किस प्रकार अंत के अंदर तीसरी सूबेदारी के अंदर है वो उसकी मालवा की सूबेदारी है वो असफल रहती है, और एक प्रकार से मराठों को है वो 6 लाख रुपए जो रकम दे करके है वो अपना पीछे छुड़ाता है। तो कहने का मतलब है कि मराठों का जो प्रवेश है उसमें जो एक प्रकार से स्वाइजय सिंह के समय में भी स्वाइजय सिंह ने भी एक प्रकार से है वो एक असफल प्रयास किया था मराठा शक्ति को रोकने का, जिसके विषय में हम स्वाइजय सिंह के विषय में पढ़ चुके हैं। जहाँ तक राजस्थान में मराठों का जो विधिवत प्रवेश है वो बूंदी रियासत के उत्तराधिकार के संघर्ष में होता है। तो बूंदी रियासत, जैसा आप जानते हैं कि जो हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता था, कोटा बूंदी झालावाड़ जो है, और यहाँ का शासक है वो बुध सिंह हाड़ा था, जो स्वाइजय सिंह का है वो मित्र था। और एक तरह से आप जानते हैं कि जो स्वाइजय सिंह है उसने अपनी जो बहन है अमर कंवरी है उसका जो विवाह है वो भी बुध सिंह से है वो किया था, और लेकिन काफ़ी समय तक है वो बुध सिंह के कोई पुत्र नहीं हुआ।
इसलिए स्वैजय सिंह है उसने क्या था कि जो 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 करवड़ के जो जागीरदार थे, सालिम सिंह, उसके जो पुत्र जो दलेल सिंह है, उसको बूंदी का शासक वो बना दिया। और लेकिन कुछ समय पश्चात है वो बुद्ध सिंह के जो पुत्र हुआ। और ऐसी स्थिति में है जो बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी अमर कंवरी है, जो स्वैजय सिंह की बहन भी थी, वो एक तरह से है उमेद सिंह को है, बुद्ध सिंह का जो पुत्र उमेद सिंह था उसको एक तरह से शासक बनाना चाहती थी। और इसके लिए अमर कंवरी है वो मराठा सरदार जो मलवार होलकर है उसको राखी भेजती है और उससे सहायता की याचना करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी सहायता से है वो जो 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 उमेद सिंह है वो बूंदी का शासक बन जाता है। लेकिन ईश्वर सिंह है वो जो स्वैजय सिंह है वो पुनः एक तरह से बूंदी पे आक्रमण कर करके है वो दलेल सिंह को है वो शासक बना देता है। तो इस तरह से क्या है कि जो बूंदी के जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसमें मराठों का जो प्रवेश है वो एक भाड़े के सैनिक के रूप के अंदर होता है। अमर कंवरी एक प्रकार से आमंत्रित करती है मल्हार होलकर को, और एक तरह से राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो हो जाता है। और इसके पश्चात जैसे कि हमने देखा कि जो राजस्थान में मराठों का जो एक तरह से तो राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष में मराठों का जो प्रवेश है वो होता है। और किस तरह से दलेल सिंह और उमेद सिंह के मध्य है वो उत्तराधिकार का जो संघर्ष होता है। तो इसी प्रकार जो एक प्रकार से जैसे आप जानते हैं कि जो जोधपुर है उसमें भी जो अजीत सिंह के पश्चात है वो अभय सिंह है वो जो मारवाड़ का शासक बनता है। और अभय सिंह की जो मृत्यु के पश्चात उसके जो लड़के हैं राम सिंह और भगत सिंह के मध्य है वो उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। और इसमें जो मराठों के सहयोग से वो भगत सिंह है वो जोधपुर का शासक वो बन जाता है। तो इस प्रकार मारवाड़ के मामले में के अंदर है वो मराठों का जो आक्षेप है वो होता है। और इसी प्रकार जयपुर के उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसके विषय में भी हमने स्वैजय सिंह के जो विषय में हमने अध्ययन किया था उसके विषय में हमने चर्चा की थी कि स्वैजय सिंह के समय में भी एक प्रकार से क्या है कि जयपुर के अंदर है वो मराठों का जो आक्षेप है वो होता है। और जैसे आप जानते हैं कि स्वैजय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके जो पुत्र है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार स्वैजय सिंह है वो देबारी समझौता जो होता है मेवाड़ मारवाड़ और जयपुर की रियासतों के मध्य, उस देबारी समझौते के द्वारा है वो एक प्रकार से है क्या कि देबारी समझौते के अंदर जो 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 स्वैजय सिंह है वो एक इस प्रकार का एक वादा कर लेता है जिसके कारण से है वो उत्तराधिकार का संघर्ष में है वो मराठों का जो प्रवेश है संभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्वैजय सिंह है वो अब जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री चंद्र कंवर के साथ है वो विवाह इस शर्त पर करता है कि उसका जो चंद्र कंवर से उत्पन्न जो पुत्र है वो स्वैजय सिंह का उत्तराधिकारी होगा, और यदि पुत्री होती है तो वो मुगलों के साथ उनका वैवाहिक संबंध नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि स्वैजय सिंह ने है वो चंद्र कंवर के साथ है या मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के साथ है, ये एक तरह से शर्त के साथ विवाह किया था। और इसी प्रकार स्वैजय सिंह ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर के साथ भी विवाह किया था। तो सूरज कंवर ने ईश्वर सिंह को जन्म दिया और जो चंद्र कंवर है उसने माधो सिंह को जन्म दिया। और एक तरह से क्या है कि हिंदू उत्तराधिकार के नियम के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र है वो उत्तराधिकारी होना चाहिए, और सबसे बड़ा पुत्र है सूरज कंवर का लड़का ईश्वर सिंह था। और लेकिन वचन के अनुसार है वो माधो सिंह को शासक बनना चाहिए क्योंकि चंद्र कंवर का लड़का था। उस शादी के वक्त है ये प्रोविज़न किया गया था। तो इस तरह से क्या है कि ईश्वर सिंह है वो को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन ईश्वर सिंह बड़े थे, लेकिन परंपरा के अनुसार ईश्वर सिंह है वो शासक बनना चाहिए था, लेकिन देवारी समझौते के अनुसार वो माधो सिंह को है वो शासक बनना चाहिए था। तो इस विषय को लेकर के है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मराठों का आक्षेप है वह संभावित हो जाता है। और इस तरह से क्या है कि जो जयपुर रियासत है, और जैसे हम बात करें कि जयपुर रियासत के साथ साथ जो बूंदी रियासत है और जयपुर है और जोधपुर है,
आदि रियासतों के मध्य जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में एक भाड़े के सैनिक के रूप के अंदर है वो राजस्थान के अंदर है वो मराठों का जो प्रवेश है वो होता है। लेकिन जो मराठों के जो इस जो ये जो प्रवेश हुआ, उस प्रवेश को रोकने के लिए है वो एक प्रकार से है वो जयपुर के शासक स्वैजय सिंह है, वो सबसे पहले बीड़ा उठाते हैं। और स्वैजय सिंह है वो राजस्थान के अंदर मराठों के बढ़ते हुए जो आक्षेप है उसको रोकने के लिए है। क्योंकि मराठों का आक्षेप वो काफ़ी बढ़ गया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो मराठों के बढ़ते आक्षेप को रोकने के लिए है जो भीलवाड़ा के अंदर जो हुडा नामक स्थान है, वहाँ पर एक सम्मेलन है वो आयोजित करते हैं। और इस समय जो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो संग्राम सिंह थे, और जो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह है वो भी मराठा छत्रपति जो साहू के पास एक प्रतिनिधि भेज करके है इस बात को जो मराठों को वो मालवा से निकालने के लिए वो काफ़ी प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं। और मराठों को 5 लाख रुपए देकर मालवा खाली करने की बात भी कहते हैं, लेकिन मराठा है वो 5 लाख रुपए लेकर के वो मालवा है वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार मराठों जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में है वो मराठों को निकालने से पहले निकालने के लिए है वो एक सामदाम की नीति वो असफल हो जाती है। तो मराठों को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए है एक आवश्यक सोच निकालने के लिए स्वैजय सिंह है उसने राजस्थान के सारे राजपूत शासक है उनको एक तरह से जो मेवाड़ और अजमेर के निकट जो एक भीलवाड़ा जो नामक स्थान था, हुडा नामक स्थान था भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय करते हैं। और ये जो प्रपोजल है वो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के समक्ष रखते हैं, लेकिन संग्राम सिंह की है वो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जो सेकंड है उसकी अध्यक्षता के अंदर है ये इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस सम्मेलन में जैसा कि आप जानते हैं कि इस जो सम्मेलन हुआ, हुडा सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के अंदर जयपुर के शासक स्वैजय सिंह तो थे ही जिनकी सलाह पर है ये सम्मेलन आयोजित किया गया। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड है, बीकानेर के शासक जोरावर सिंह है, जोधपुर के शासक अभय सिंह है, बूंदी के शासक दलेल सिंह है, कोटा के शासक दुर्जन जो साल है, करौली के शासक गोपाल सिंह है, और नागौर के शासक है जो भगत सिंह है, और जो एक हम आप करेंगे किशनगढ़ के शासक राज सिंह है आदि। ये जो शासक है राजपूताना के शासक है इस हुडा सम्मेलन के अंदर वो भाग लेते हैं। लेकिन और इस हुडा सम्मेलन के अंदर एक समझौता है जिसको अहदनामा कहा जाता है। वो एक अहदनामे पर ये सभी शासक है वो हस्ताक्षर करते हैं, और इस समझौते के अंतर्गत ये प्रावधान किया जाता है कि राजस्थान के सभी राजपूत शासक है वो आपस में एकता बनाए रखेंगे, और एक का अपमान है वो सभी का अपमान समझा जाएगा, और कोई भी राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने यहाँ शरण नहीं देगा, और और सब एक दूसरे के सुख दुख के अंदर वो भाग लेंगे। और मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद है वो कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए वो वर्षा ऋतु के बाद है और सभी राजपूत शासक अपने अपनी सेनाओं के साथ है रामपुरा अगुचा है जो भीलवाड़ा के अंदर ही वहाँ एकत्रित होंगे। और हुडा सम्मेलन के अंदर मराठों के कारण जो उत्पन्न स्थिति है उस पर विचार विमर्श जो करने और सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए है वो एक तरह से समझौता है उस पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन एक तरह से राजपूत शासकों की आपसी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है और उनकी ऐश्वर्य विलास की जो नीति है और आपसी जो अहंकार है उसके कारण से है वो जो एक प्रकार से राजस्थान के राजपूत शासक हैं वो जो हुडा सम्मेलन के जो प्रावधान है उसको लागू नहीं कर सके, और मराठों के विरुद्ध है वो एक संगठित होकर के है वो रामपुरा अगुचा नामक स्थान पर है वो एकत्रित नहीं हो सके। केवल औपचारिकतावश है वो अपनी छोटी छोटी सेनाओं के साथ है वो एक तरह से एकत्रित होते हैं। और इस हुडा सम्मेलन के अंतर्गत है जो मोहम्मद शाह है जो उस समय तत्कालीन मुगल शासक था उनसे भी रिक्वेस्ट की गई कि वो भी अपनी मुगलिया सेना लेकर के है वो मराठों के विरुद्ध आए, और वो मुगलिया सेना के नेतृत्व मुगलिया सेना लेकर के आए, और उन्होंने मीर बख्शी दुरानी खां जो दुरानी के नेतृत्व के अंदर है वो मालवा की ओर अपनी सेना भेजी, और स्वैजय सिंह की सेना है और कुछ राजपूत शासकों की जो सेना है वो इस मुगलिया सेना के साथ है वो आती हैं, और रामपुरा अगुचा नामक स्थान जो कि होलकर का क्षेत्र था
हुआ करता था। तो होलकर और जो सिंधिया की सेना है वो इनको चारों ओर से घेर लेती है और एक तरह से रसद सामग्री है वो उसकी कमी पड़ जाती है। और इसी समय है वो लाभ उठा करके कोटा, बूंदी और जैसे एरिया है वहाँ पर भी है वो मराठे काफ़ी लूटमार करते हैं। और जब मराठों को राजपूतों की जो सेनाओं को है वो कहीं निकलने का जो मार्ग नहीं दिखा, तो ऐसी स्थिति के अंदर मराठों को 22 लाख रुपए दे करके वो एक प्रकार से है वो अपना पीछे छुड़ाते हैं। तो कहने का मतलब है जो हुड्डा सम्मेलन है उसमें एक तरह से रणनीति का अभाव था और एक प्रकार से जो राजपूत शासक उनकी अहंकार की नीति है और एक समझदारी का जो अभाव है और उनकी ऐश्वर्य विलास की जो नीति है उसके कारण से हुड्डा सम्मेलन है वो सफल नहीं रहा। और इस कारण से इसके दूरगामी परिणाम ये हुए कि राजस्थान के अंदर मराठों का जो प्रवेश हुआ और राजस्थान में मराठों के प्रवेश के कारण से राजस्थान के लगभग सभी रियासतों में मराठों ने लूटमार की। और ये यदि हुड्डा सम्मेलन है यदि सफल हो जाता है तो राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोका जा सकता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश है वो एक तरह से भाड़े के सैनिक के रूप में होता है। बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष से होता है। बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष के पश्चात धीरे धीरे राजस्थान राजपूत जो मराठे हैं और जो जयपुर के उत्तराधिकार के संघर्ष है और जो मारवाड़ के उत्तराधिकार का संघर्ष है और जो मेवाड़ के उत्तराधिकार का संघर्ष है आदि उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर है वो एक प्रकार से है वो भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। और इसको रोकने के लिए है वो सयाजी सिंह काफ़ी प्रयास करते हैं, हुड्डा सम्मेलन को आयोजित करते हैं। लेकिन हुड्डा सम्मेलन है वो राजपूत शासकों की जो भोगविलासता की नीति है, अहंकार की नीति है, उसके कारण से है वो एक प्रकार से है वो जो राजपूत शासकों का जो संगठन है वो उसकी जो संगठन ने जो हुड्डा नामक स्थान पर जो निर्णय किया था उसकी क्रियान्विति नहीं हो सकी और इसका परिणाम है वो लंबे समय तक है राजस्थान के राजपूत शासकों को है वो भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार राजस्थान में जो एक प्रकार से क्या है कि मराठों ने जो लूटमार जो लूटमार की नीति अपनाई, मराठों और पिंडारियों ने मिलकर करके है राजस्थान के अंदर जो एक लूटमार प्रारंभ की वो एक उसका प्रारंभ है वो बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष से वो प्रारंभ हुआ और निरंतर है वो फिर प्रतिवर्ष निरंतर राजस्थान में मराठों के आक्रमण होते रहे। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर मराठों का प्रवेश होता है और इस राजस्थान में मराठों के प्रवेश के और क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।